चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए रिकॉर्ड क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिली, जिसमें कई सारे क्रूशियल फैक्टर्स आज मार्केट्स ने यहां पे पैन आउट किए। सबसे बड़ी चीज़, एक तो निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों बंद हुआ, सेंसेक्स प्री एडजस्टमेंट रिकॉर्ड स्तरों पर गया, हालांकि पोस्ट एडजस्टमेंट वो रिकॉर्ड के नीचे आके बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज आरबीआई की पॉलिसी थी, एमपीसी का आउटकम था और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना केवल रेपो रिवर्स एमएसएफ में बल्कि बाकी भी जो स्टांस था वो बहुत ही अकोमोडेटिव देखने को मिला। यानी कि मेजरली जो आरबीआई ने कहीं ये कंसर्न अब तक नहीं उठाया कि ब्याज दरों में कोई बड़े बदलाव को ऊपर की तरफ लाते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसको मार्केट ने थम्स अप दिया। हालांकि बैंक्स में बिकवाली ज़रूर आई उस पूरे ही इवेंट के बाद, लेकिन वो कमान संभाल ली आईटी ने और साथ साथ संभाल ली रिलायंस ने। आईटी इंडेक्स टीसीएस के नंबर से पहले जोरदार तेजी में था, बढ़िया तेजी टीसीएस में, इन्फोसिस में, टेक महिंद्रा में, एचसीएल में, कोफोर्ज में, मिड कैप आईटी के अंदर, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली बात है आज 18 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। पहली ऐसी कंपनी जो कि इस तरह का एक माइलस्टोन अचीव कर पाई, रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंचा। और देश की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही, और देश के सबसे बड़े ग्रुप जो कि टाटा ग्रुप है, रफली 24 लाख करोड़ रुपए, 24.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उनकी मार्केट कैप है, और अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप करीब 18 लाख करोड़। नेक्स्ट बेस्ट पीयर जो है वो टीसीएस है, जिसकी मार्केट कैप करीब 14.5-15 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, उससे भी 23% ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप है। तो एक शानदार तेजी रिलायंस में देखने को मिली, जो कि मार्केट को एक तरफा सपोर्ट भी कर रहा था। बाइंग थी, इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रियल एस्टेट में थी, थोड़ी बहुत बाइंग मेटल में थी, ऑटो में थी। ऑटो में मिसाल तौर पर मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स आज फिर जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अच्छी तेजी थी आईआरसीटीसी में, पॉलीकैब में, एमसीएक्स में, रिकॉर्ड स्तरों पर एमसीएक्स पहुंचा, वोखा जैसे स्टॉक्स में। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज। आईएक्स 10% के आसपास तेजी में रहा। एमआरएफ पूरे टायर स्पेस में थी, रादर अपोलो, जेके, एमआरएफ, सीएट सब में ही कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज, सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज जो मार्केट में बन रही थी, और उसके आधार पर बढ़िया मूव सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, सेलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज के लिए की अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो पहला नाम तो आता है पूरे आईटी स्पेस का, जो कि बाजार को तेजी प्रोवाइड करा रहा था, और दूसरी तरफ आता है अकेला रिलायंस, जो कि बाजार को तेजी प्रोवाइड कर रहा था। आपको बता दूं कि निफ्टी की टोटल मार्केट कैप जितनी भी है करीब 117 लाख करोड़ के आसपास की है, उसमें रिलायंस अकेले का कंट्रीब्यूशन जो है वो करीब 12 से 13% के आसपास है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप में पोजीशन होल्ड करता है, इसीलिए जब रिलायंस में मूव आता है तो पूरे बाजार के अंदर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ता है। बहरहाल चलिए इन आंकड़ों के साथ अब शुरुआत करते हैं सवाल जो आपके सिलसिले की, और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। पहला सवाल, नाउ इट्स राइट टाइम टू बाय जेंसार एंड लक्ष्मी। अल्पेश, अब कल एक ट्वीट मैंने किया था जिसमें ये बात मेंशन की थी कि आईटी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें जेंसार के नंबर अच्छे आ रहे। तो किसी ने मुझे पलट के लिखा था कि जेंसार के इतने अच्छे नंबर आए तो वो नीचे क्यों है। आज जेंसार चल गया, तब सबको याद आ रहा है कि जेंसार अच्छा क्यों है। कल वो जेंसार नीचे था तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो एनीवेज, आपको अगर लेना है तो बहुत सा तरीका है, आप थोड़ा ले लें। अब तो ऐसे मंडे को लेंगे, और मंडे को टीसीएस के नंबर्स डिस्काउंट करके लेंगे, यानी कि टीसीएस नंबर अच्छे आएंगे तो जेंसार भी तेज खुलेगा, टीसीएस नंबर खराब आएंगे तो जेंसार भी नीचे मिलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप नीचे आराम से जेंसार को ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि बाजार बहुत बॉयेंट है। तो कोई भी चीज़ आउटराइटली अभी मत लीजिए, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेते रहिए। और अगर आप जेंसार के अलावा लक्ष्मी को भी देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी सेम ट्रेंड है। कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं, भाव दोनों महंगे हैं, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। सबसे अच्छा दाम वर्स्ट केस सिनेरियो वाला वो आप जेंसार में मान के चलेंगे 290 रुपया, क्योंकि वो ब्लॉक डील हुई थी जब जेंसार ने अपना स्टेक बेचा था, मतलब जेंसार के एक इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बेचा था। और दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स करीब 300 साढ़े 300 की रेंज में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिस चांसेस कम है नीचे मिले बहुत अच्छी बात है, आप आराम से खरीदारी करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और बाय बेस्ट मिड कैप स्टॉक टू बाय नाउ। अमन साहब, डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर टाइम फ्रेम लंबी अवधि का तो ऑब्वियसली जेके सीमेंट में कोई परेशानी नहीं है। आज भी 3400 रुपये भी इतना बुरा दाम नहीं है, 3600 का ऑल टाइम हाई है। टाटा कम्युनिकेशन पहले बोला, आज फिर बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीजी पावर नीचे मिल जाए आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं उसमें भी। इन तीन के अलावा अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में जाना चाहेंगे तो अलग अलग सेक्टर में जेंसार, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, अच्छी कंपनी है भी। आईटी में से इसको आप देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी आईटी में, उसे आप देख सकते हैं। टेलीकॉम पे हम बात कर चुके हैं। एफएमसीजी फार्मा में सिंजिन अच्छी कंपनी है, औरोबिंदो अच्छी कंपनी है, फाइज़र अच्छी कंपनी है, जिनको आप देख सकते हैं। सब मिड कैप है। उसके अलावा मतलब ये कभी उसमें मत रहें आप गलत फहमी में कि मिड कैप का मतलब 2 डिजिट वाला शेयर, ऐसा नहीं होता। कई बार 2 डिजिट के शेयर भी लार्ज कैप के हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इक्विटी साइज़ बड़ी होती है, मार्केट कैप बड़ी होती है।
टाटा पावर मात्र 3 डिजिट में है, लेकिन वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप ध्यान रखिए। टाटा मोटर जो है वो भी 3 डिजिट में है, लेकिन वो भी निफ्टी का स्टॉक है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो ऐसे भाव नहीं, 150 रुपये का ONGC 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप ओन करता है। तो भाव नहीं देखें आप, मार्केट कैप देखें। तो इस तरह के शेयरों में आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और भारतीय एयरटेल के राइट इशू लिए हैं 81 शेयर 481 पर है, 5 शेयर के अमाउंट। सुमित जी देखिए, राइट इशू के केस में ये RE जो लिस्ट हुआ है, इसको आप ऐसे, ये राइट एंटाइटलमेंट है। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे रिलायंस में था कि 2500 रुपये का रिलायंस था या 2000 रुपये का रिलायंस था, से फॉर एग्जांपल, उस समय पर इन्होंने एक राइट इशू आया जिसमें आपको ये ऑफ़र दिया गया कि आप 3 हिस्सों में इसको पेमेंट करके पूरे शेयर ले सकते हो। तो सेम यहीं पर रिलायंस में भी हुआ। रिलायंस में भी उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट दी, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, और अब नवंबर में तीसरी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। वो एंड में आके सारे शेयर मर्ज हो जाएंगे, रिलायंस PP के और रिलायंस के, पार्टली पेड अप के और कंप्लीट के। तो अगर भारती में भी पार्टली पेड अप आया है तो उसमें भी कुछ हिस्सा वो अभी मांग रहे हैं, कुछ हिस्सा कुछ दिन बाद मांगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि भारती में अच्छा पोटेंशियल है तो आप ज़रूर ले सकते हैं PP में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके पास भारती ऊपर के लेवल के हैं। आप वहाँ पे उसे बेच दीजिए, उसी की इक्वलेंट कॉस्ट के नीचे वाले शेयर ले लीजिए और बचे हुए पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि जब तक रिलायंस भारती का दूसरा पेमेंट आए तब तक आपका वो पैसा भी अप्रिशिएट कर जाए। तो आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए बढ़िया है जिनके पास बड़ी क्वांटिटी है भारती, ऊपर के दाम पर है और भारती में वो पोटेंशियल भी देख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आगे M&M 6 महीने का व्यू एंड 5 लार्ज कैप फॉर लाइफ टाइम। मिश्रा साहब, सबसे पहले तो आप ही का जवाब देता हूँ मैं। लाइफ टाइम के लिए कभी कुछ रहता है या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि आगे क्या किसी स्थिति होगी। सत्यम भी एक ज़माने में निफ्टी का स्टॉक था, वो बाद में नहीं रहा। तो लाइफ टाइम कुछ नहीं होता। बेटर यही है कि आप जो भी लीजिए, जितने भी लाइफ के लिए लीजिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 40, 100 साल के लिए, उनके नंबर्स को आप क्लोजली रिव्यू करते रहिए हर 1 साल या 2 साल में कि उनकी स्थितियाँ ठीक है ना, बहुत ख़राब तो नहीं है, बने रहने लायक है ना, ये बस ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक तरीका इसका यही है कि आप इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में पैसा डालिए, वो बंद नहीं होंगी आमतौर पे। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HUL, इन्फोसिस और SBI, ये कुछ 6 नाम हैं टॉप के जो आप कभी बंद होते हुए नहीं सुनेंगे। और इसमें से 2-3 तो ICICI बैंक, ICICI, HDFC तो वैसे भी टू बिग टू फेल है। तो इस तरह की कंपनियों को आप आराम से पैसा डाल के भूल जाइए। पहला चीज़ तो ये फंडा होता है। ये फंडा आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है बहुत महंगे हैं, नहीं ले सकता, तो कभी नीचे आएंगे तब भी ले सकते हैं। आज ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, नीचे आएंगे ऐड करते रहिए। ये फंडा नहीं चलता आपको तो बेस्ट होता है दूसरे फंडे में सारी मोनोपोली बेस्ड कंपनी उठा लीजिए। मारुति 52% मार्केट शेयर, IRCTC नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं, उसकी वजह ही गवर्नमेंट हर ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल करती है, उसको आप अवॉइड करके बाकी कोई भी उठा लीजिए। पेंट में एशियन पेंट 37% मार्केट शेयर, पिज्ज़ा में जुबलेंट फूड 72% मार्केट शेयर, नेस्ले डेयरी में सबसे बड़ा प्लेयर है, बाटा फुटवेयर सबसे बड़ा प्लेयर है, कोलगेट ग्लोबल 52% मार्केट शेयर है, जिलेट शेव सबको करनी है, उसमें सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर वही है। जिसका नाम आपके दिमाग में पहला आए प्रोडक्ट को यूज़ करते ही, वो ले लीजिए। HUL कभी नहीं, मतलब हर 10 में से 9 घर यूज़ करते हैं, सेफेस्ट बेट है। तो ये 2 तरीके लाइफ टाइम के लिए हमेशा रखिए, कोई रिस्क नहीं है। कभी तो ये आधे भी होंगे, कभी बुरा सिनेरियो आएगा, HUL हाफ होगा, TCS हाफ होगा, रिलायंस हाफ होगा, क्वार्टर होगा, वो टाइम बहुत बढ़िया होगा उनमें पैसा डालने के लिए। तो आप धीरे धीरे ऐड करिए, सबसे अच्छा होता है। अरे बहुत सारे लोगों को सवाल छूट गए इस चक्कर में। अच्छा, मारुति और टाटा मोटर एंड वाई हीरो मोटो नॉट परफॉर्मिंग। सिंह साहब, तीनों कंपनियों पे मैंने ही ट्वीट किया है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले कि ये सब 52 वीक्स लो पर है और देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। मेरा ही ट्वीट है कि मारुति 52% मार्केट शेयर ओन करता है और फिर भी सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल है, फिर भी 52 वीक्स लो पे काम काज कर रहा है। ऐसे एक्साइड था, ऐसी अमर राजा था और ऐसी हीरो मोटो कॉप था। 3 तो चल गए, हीरो रह गया। आज नहीं तो कल चलेगा। सबसे बड़ा अगर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है तो सबसे बड़ा 2 व्हीलर EV मैन्युफैक्चरर भी बन सकता है। उनको ज़्यादा चिंता होगी हमसे, तो आप आराम से इसके शेयर को लीजिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और अभी भी ये दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है एज वी स्पीक। तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। जब भी कभी मानसून अच्छा होता है, जब भी कभी फेस्टिवल डिमांड आती है, तो पहले ऑब्वियसली बात है 2 व्हीलर में आएगी। अगर 4 व्हीलर इतने बिक रहे हैं तो 2 व्हीलर भी बिक ही रहे होंगे, वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होंगे। आप आराम से पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IRCTC की आग कब बुझेगी? जावेद साहब, ऐसी बहुत सारी आग
बहुत सारे स्टॉक में पहले देखी, जब वो बुझी ना तो बहुत बुरी बुझती है। एनीवेज ये सब बातें अलग की हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि IRCTC में एडजस्टमेंट है 28 अक्टूबर को। उस एडजस्टमेंट से पहले शेयर चल रहा है। इक्विटी साइज़ 5 गुना बढ़ने वाला है, 16 करोड़ का सीरीज 80 करोड़ के आसपास आ जाएगा, तो वो एक रिस्क है। दूसरा, वो इसका रिस्क ऐसे है कि आप 10 रुपये अगर कमाते हो पर शेयर वैल्यू में, तो पर शेयर वैल्यू 5 गुना बढ़कर होगी, तो वो 10 घट के अपने आप ही 2 हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और दूसरा, कभी भी अगर इसमें OFS आ गया है, स्टेक सेल आ गया, तो नीचे के दाम पे ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत बड़ी तेज़ी बहुत जल्दी आ रही है। बेस्ट यही है थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहे अगर नीचे के लेवल पर है तो। बाकी आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में सर आज किसी की कॉल थी, सचिन जी, आज कोई जानकार हमारे कॉल देके गए थे और उन्होंने इसके टारगेट्स ऊपर के दिए हैं, करीब 85-90 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, ज़्यादा 100 रुपये के भी टारगेट्स सुने मैंने। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, बने रह सकते हैं। डी-मार्ट एंड जुबिलेंट फूड दोनों स्टॉक अच्छे हैं अभिनव साहब, लेकिन दोनों बहुत चले हुए हैं। जुबिलेंट फूड तो मैं 2010 से ट्रैक कर रहा हूँ, जब इनके कुल मिला के 4 स्टोर होते थे, तब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब ये 35 के मल्टीपल पर होता था, अब 235 के मल्टीपल पर है। तो डोमिनेंट तो बहुत है 72% मार्केट शेयर के साथ, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है। अगर नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड करिए, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी में कोई डाउट नहीं है। और सेम डी-मार्ट के साथ भी है, इक्विटी साइज़ बहुत छोटा है, प्रमोटर मेजर स्टेक होल्डर है, डिविडेंड आता नहीं है, स्टोर इतने हैं नहीं, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव है, सारे अपने ओन स्टोर है, तो रेंटल कॉस्ट बहुत है नहीं। तो कंपनी ने इस टफ टाइम को भी झेल लिया, तो आराम से एक्सपेंड करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। लेकिन दाम इंपॉर्टेंट है कि दोनों बहुत भागे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें, नीचे मिलता जाए थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जाएं, बहुत नीचे मिल जाए थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जाएं, वो ज़्यादा सेफ एडवाइस रहेगी। अच्छा जी, सर नुवोको में तो गौरव जी बढ़िया कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी रिसेंटली। देश की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है ये। बिरला कॉप और JK सीमेंट के आसपास इसकी कैपेसिटी है, आप ऐड कर सकते हैं। निर्मा ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, आप ऐड करिए। ब्रोकरेज हाउसेस भी पहुँचते हैं इसको लेकर। अच्छा, इसके अलावा इन्फीबीम, D-Link और NMDC। सर इन्फीबीम पे देवेन चौकसी साहब के जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली हुई है। D-Link बहुत चला हुआ है, नए हाई से टूटा था ये लास्ट 172-185 रुपये से। और तीसरा नाम आपका था, मिस हो गया। खैर, ये दोनों के केस में तो आप यही करें कि आप तेज़ी में निकल जाए, मीडियम टर्म के लिए रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी सवाल लेते हैं कैस्ट्रॉल का। बहुत दिनों बाद इसका नाम सुना। रितु जी, कैस्ट्रॉल के केस में कैश रिच कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मल्टीनेशनल जाइंट है, और ऑब्वियसली बात है जो क्रूड की तेज़ी आती है उससे इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पे ऑफ अच्छा करते हैं, स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूवर है, तो ये कभी चलेगा एकदम से, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ITC की तरह धीरे धीरे चलेगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप हमसे जुड़ेंगे सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी वीकेंड।